बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आर्मी चीफ पर गोली कौन चलाएगा, और उससे भी अहम सवाल ये है कि ये गोली चलाने का मनसूबाबंदी कौन कर रहा है, ये कौन चलवाएगा, कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, लोगों को तैयार कैसे किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का और हुकूमत पाकिस्तान का इस हवाले से क्या रिएक्शन है, क्या रोल होगा और उन्हें क्या करना चाहिए, या हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि कोई आए और गोली चला दे उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। ये सारे बड़े अहम सवालात हैं। लेकिन उनसे पहले मैं आपको बताऊं कि मरासी अब ना ही समझे, ये वो लतीफ़ा है, एक मौसूफ़ ने सुनाया है। क्या है मैं भी आपके साथ दोबारा जिक्र करता हूँ, लेकिन उससे भी पहले बता दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान थोड़े थोड़े से नाराज़ हो गए हैं, और अगरचे वो खुलकर अपनी वो उसी लाइन पर चल रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने शिकवा कर दिया है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। अगर चूँकि ये ईद से पहले जो बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं दुबई में, जिसमें आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद थे, यहाँ से उधर लंदन से नवाज़ शरीफ साहब भी आ गए, मरियम नवाज़ साहिबा भी वहीं थी। ये सारी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल नहीं थे, उन्हें नहीं बुलाया गया। और ज़ाहिर है उन मीटिंग्स में बड़े टॉप लेवल की चीज़ें प्लान हुई हैं कि केयर टेकर हुकूमत कैसे बननी है, कब बननी है, किन लोगों की बननी है, कौन लोग होंगे, फिर कितनी देर चलनी है, कब इलेक्शन होगा, सीट एडजस्टमेंट कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, पॉलिटिकल क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलना है, कैसे आगे चलना है, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई हैं। तो और उसमें हाँ, इस्टेब्लिशमेंट का रोल अभी कितना है, इलेक्शन तक जब केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ होगा तब क्या होगा, इलेक्शन के बाद क्या प्लान करना है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है वहाँ पर डिस्कस हुई हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन सारी चीज़ों से वो बाहर रहे हैं। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा अहम रोल रहा है, पीडीएम के सरबराह हैं। इससे पहले जब नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे तो उन्होंने जब वो एक लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, उसके बाद कई लोगों का ख्याल ये था कि उनका टारगेट सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवाना था, और वो उसमें कामयाब भी रहे। फिर एक वक्त आया था जब मौलाना फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, और सुनने में ये आता था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी मान गए हैं। वो कहते हैं ठीक है, अगर हुकूमत ख़त्म हो जाती है इस वक्त और आप मैनेज कर लेते हैं चीज़ें पॉलिटिकली, तो आप कैंडिडेट होंगे सदर के। लेकिन खैर उस वक्त नहीं मैनेज हो सका था, उस वक्त वो हुकूमत इमरान खान साहब की ख़त्म नहीं हुई थी। अगला जो दौर चला है 2022 में अप्रैल में जो हुआ, उसमें आसिफ जरदारी साहब का बड़ा अहम रोल रहा, और फिर ज़ाहिर है जिसका जितना रोल था उसी के मुताबिक उनको शेयर भी मिलना है। इसी वजह से ये बातें भी होती हैं कि आसिफ जरदारी साहब मुमकिन तौर पर सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं। अगरचे मैंने कल आपको सुनाया है कि फैसल वाडा साहब अपनी तरफ से सदर पाकिस्तान बनने के उम्मीदवार भी हैं। वैसे तो वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार भी हैं और अच्छे सीरियस उम्मीदवार हैं। वैसे वो सीरियस आदमी बिल्कुल नहीं है, उनके वो सारी बातें मैंने आपको सुनाई थी ना, वो पिस्टल लेकर पहुंच गए थे शूटिंग करने के लिए, जहाज़ पर, गिरे हुए जहाज़ पर, इंडियन जहाज़ पर पाँव रख के वो कर रहे थे, तस्वीर बनवा रहे थे, टेबल पे उन्होंने बूट रखे हुए थे। कोई सीरियसनेस वाली बात नहीं है, लेकिन उनकी ये जो उम्मीदवार की हैसियत है ये सीरियस है, ये कोई नॉन सीरियस नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही सरप्राइज़ आ सकते हैं। कोई वो माहिर मईशत भी, बल्कि इमरान खान साहब के बकौल माहिर माशियात भी कोई आ सकता है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान को थोड़ा सा उन्होंने गिला कर दिया है। पीडीएम की जमातों ने अगर इकट्ठा रहना है, मेरा ख्याल है फौरी तौर पे आसिफ जरदारी साहब की तरफ से मेरा ख्याल है फौरी तौर पे इस पर रिएक्शन आएगा, और वो फिर दोबारा से मिलकर आगे चलने का प्लान करेंगे। जो सबसे मज़ेदार बात उन्होंने बताई वो फैज़ हमीद का रोल था कि सादिक संजरानी की बजाय उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने की एक प्लान था। फैज़ हमीद साहब उनसे मिलना चाहते थे, उन्हें बुलवाया, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। फिर वो खुद मौलाना साहब के पास पहुंचे और उन्हें ऑफ़र की कि आपको पहले सेनेट का रुकन और फिर चेयरमैन बनवाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, लेकिन मौलाना ने इनकार कर दिया। अच्छा, चेयरमैन सेनेट के तौर पर सदर पाकिस्तान भी बनने का मौका वक्तन फ़वक्तन मिलता रहता है सदर पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब का कहना यह कि उन्होंने इनकार कर दिया। मौलाना साहब, फ़ायदा कोई नहीं है, आप फैज़ हमीद साहब के बारे में जो मर्ज़ी बता दें, इतना कुछ पता चल चुका है, एविडेंस हैं। वो जो लोग पकड़े गए थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जासूसी में, टेप्स थी, रिकॉर्डिंग हुई, इतना कुछ मौजूद है, उसमें से किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो आपके इस बयान पे किसी ने क्या, वो कहते हैं ना, समझ गए ना, हाँ, किसी ने क्या बिगाड़ लेना है।
बिगाड़ में वो कह रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में, आप समझ आए। तो कुछ भी नहीं होना, फैज़ हमीद साहब मज़े से बैठे हैं। अगरचे जो सिस्टम हमने लेकर आगे चलना है, अगर इस मुल्क में वोट को इज़्ज़त दो के फॉर्मूला पर चलना है, अगर सिविलियन सुपरमेसी की बात करनी है, तो फिर बहुत से बड़े बड़े ये जो है ना मुकद्दस गाय बने हुए लोग, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो फैज़ हमीद साहब हों, वो बाजवा साहब हों, वो राहिल शरीफ साहब हों, वो जितने भी पुराने से लेकर थ्रू आउट जिन जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट इमरान खान इंस्टॉल किया था। और बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, एक को पकड़े वो खुद बताएंगे कि मुझे उसने ऑर्डर्स दिए थे, मुझे उसने ऑर्डर्स दिए थे, वो ये कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, और ये सारा एक नेटवर्क पकड़ा जा सकता है। पर इस पर तो देखेंगे क्या होता है। अभी फैज़ हमीद और उनके बारे में तो मुझे नहीं पता फौरी क्या एक्शन होगा, लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़िंदगी ख़तरे में है। आसिम मुनीर साहब ध्यान से एहतियात कीजिएगा, ये जो धमकी मिली है आपको, इसको इतना नॉन सीरियस ना लें। धमकी कहाँ से मिली है वो भी मैं अभी आपको स्टोरी सुना देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि ये जो प्लानिंग होती है ना पीटीआई की, इमरान खान साहब की, ये बड़े तरीके से चल रही होती है। उन्होंने जो 13 महीने कैंपेन चलाई थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन, और आखिरी 2-3 माह आप देखें 9 मई से पहले के, बार बार उनकी लीडरशिप सीनियर एक ही बात दोहराती थी कि अगर इमरान खान को हाथ लगाया तो मुल्क में खाना जंगी होगी, आग लग जाएगी, मुल्क टूट जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर जिस तरह से फ़ौज को टारगेट कर रहे थे थ्रू आउट। शहबाज गिल साहब वाली पोस्ट आपको याद होगी जिस पे इशू बना था पहली मरतबा जब उनकी गिरफ्तार हुई, वहाँ से लेकर वो मुसलसल इमरान खान साहब बार बार, और फिर उनके जो प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले हैं, जो उनके ख़ास चेले चांटे बैठे हुए पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो काम कर रहे हैं, वो मुसलसल यही काम कर रहे हैं। बार बार इन लोगों के बयान आता है कि फ़ौज में नीचे से बड़ी बगावत है और ये सारी चीज़ें। और फिर हमें वो सारा कुछ नज़र आया 9 मई के वाक़यात में। 9 और 10 मई की जो उनकी प्लानिंग थी कि इमरान खान साहब निकलेंगे एक जुलूस लेकर और आग लगाओ, जलाओ, घिराओ, और उधर से फ़ौज में कू होगा, एक बगावत होगी और सबका तख्ता उल्टा जाएगा और इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे। और आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में थे नहीं। बहरहाल वो तो जनरल साहिर शमशाद ने जिस तरह से मैनेज किया, उन्होंने बॉस से, मतलब आर्मी चीफ से बात की। बॉस तो वो खुद हैं, उसमें पेपर्स के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक तो वो बॉस हैं, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ से बात की और उन्होंने एक्शन लिया। और फिर जो बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई, जिसमें लाहौर के कोर कमांडर, फिर उनकी रिमूवल, अब तो वो अनाउंस हो चुकी हैं, नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन कि जी बड़े बड़े लोग जो हैं उनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। वैसे वो भी एक बड़ी स्टोरी है, मज़ीद तफसीलात मिलती हैं तो मुमकिन है हम आपके साथ शेयर कर सकें ज़्यादा अच्छे तरीके से। अभी यह है कि अब उन्हें वो खटकते हैं आसिम मुनीर। इमरान खान साहब ने एक आजकल उनका सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहा है जिसमें वो बताते हैं और वो कहते हैं कि पंजाब में एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है कि मरासी ने जाके जब चौधरी से बात की, रिश्ता मांगा उसकी लड़की का, बेटी का, तो उसे कुट पड़ी, उसे फैंटी लगी। तो उसने फैंटी खाने के बाद उठ के कपड़े शपड़े झाड़ के पूछा कि चौधरी साहब मैं फिर ना ही समझूँ। तो वो ना असल में खान साहब को अपनी वो ना हो चुकी हुई है। उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली, उन्होंने अपने बंदों के ज़रिए, वो असद उमर थे, वो फवाद चौधरी थे, वो शाह महमूद कुरैशी थे, वो परवेज़ खटक थे, वो मेजर लेवल के पुराने लोग, उनके जितने भी दोस्त थे, सब हर सोर्स उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और कोशिश करके किसी तरह डायरेक्ट तरले मिनते कर लिए। फ़ोन टीवी पर बैठ के कहते मैं तो बात करना चाहता हूँ, आर्मी चीफ मेरी बात ही नहीं सुनते। सारा कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, कोई रिस्पांस नहीं मिला। साफ जवाब था। पहले बाजवा साहब की तरले मिनते करके मुलाकात कर ली थी उन्होंने आरिफ अलवी साहब के ज़रिए। इस मरतबा तो वो भी नहीं हुआ ना, नए आर्मी चीफ ने तो वो घास भी नहीं डाली। अच्छा, जब वो नहीं हुआ तो कैंपेन भी चला ली, बुरा भला भी कर लिया, उनके ख़िलाफ़ सारी साजिश वाला जो है ना एक बयानिया भी बना लिया। जब कुछ भी नहीं हुआ तो अब डायरेक्ट धमकियों पर आ गया। और धमकी नहीं, प्लानिंग, लोगों को उकसाना कि उन्होंने करना क्या है। ये वही है जैसे कोर कमांडर हाउस पर हमला कराया गया, GHQ पर हमला हुआ, एयर बेसिस पर हमला हुआ, वही सारी प्लानिंग दोबारा दोहराई जा रही है। पहले इंस्टॉलेशंस थी, अब टारगेट आर्मी चीफ है। और उसका तरीका क्या, वो इनके जो ख़ास बंदे दोनों हैं, शाहीन सहबाई और मोईद पीरज़ादा, ये पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। वहाँ उन्होंने एक प्रोग्राम में किया और उसमें इंटरव्यू एक दूसरे से करते हुए, जिसमें जब जिक्र किया उन्होंने
शाहीन साहबाई ने कहा कि और बातें तो जो भी हैं, एक जबर का दौर जो है ना कब तक चलता है, तो उसकी उन्होंने डिटेल बताई कि 68 में पेशावर में एक जलसा हो रहा था जहाँ पे शाहीन साहबाई साहब के बकौल वो खुद भी मौजूद थे। तो उनसे कोई 20 फुट के डिस्टेंस पर एक लड़का हाशिम खड़ा था जो उठा और उसने उस वक्त के फील्ड मार्शल जनरल अयूब पर एक गोली चलाई और उसके बकौल फील्ड मार्शल जनरल अयूब वो टेबल के नीचे छुप गए और इस गोली चलने से जबर का दौर ख़त्म हो गया। अच्छा, वैसे मुझे नहीं समझ आती कि 68 में अगर जबर का दौर ख़त्म हो गया था तो उससे ऑनवर्ड्स उस गोली चलने से तो फिर आगे क्या हो रहा था? हुकूमत तो वही थी, वो जैसे तब्दील हुई वो एक अलग कहानी है। अच्छा, चूँकि इंटरव्यू में निकल गया, उन्हें लगा कि ये लोगों तक सही मैसेज पहुंचा नहीं है, कम्युनिकेट नहीं हुआ, शायद इतना बड़ा इंटरव्यू था लंबा चौड़ा, तो उसमें से ये वाला पीस लोग मिस ना कर जाएं, उसकी इंपॉर्टेंस को ना समझें। तो शाहीन साहबाई साहब ने एक ट्वीट दे मारा और ट्वीट में वो करने लगे, लिखते हैं कि समझने वालों के लिए, आज दोस्त डॉक्टर मोहित पीरजादा के साथ इंटरव्यू में कई बातें हुई मगर एक बात ज़रा गहरी थी। उन्होंने पूछा जबर का दौर कब तक चलता है? मैंने कहा एक छोटा सा हादसा तारीख का रुख मोड़ देता है, और मिसाल देकर फिर वो 1968 में वो 20 फुट के फासले पर खड़े हुए नौजवान ने गोली चलाई फील्ड मार्शल अयूब खान पर और जबर का दौर ख़त्म हो गया। ये किसको सुना रहे हैं कि आर्मी चीफ कहीं खड़े हों, तकरीर कर रहे हों और कोई बंदा उन पर गोली चला दे, वो बच भी जाएं तो जबर का दौर ख़त्म हो जाता है। ये पैगाम दे रहे हैं शाहीन साहबाई साहब। तो क्या हम इंतज़ार करेंगे कि कोई आए और आर्मी चीफ पर गोली चला दे और उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे? ये इमरान, अच्छा आप इस पर रिएक्शन क्या आया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भरपूर सा बयान दे दिया है, टीवी पर उनके बाकी पार्टी के लोग भी चल रहे हैं, सब लोगों का चल रहा है। अच्छा, उन्होंने यही कहा एक मतलब कि जी उनकी ये जो कैंपेन चल रही है आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, मुजरमाना और झूठी कैंपेन वो चला रहे हैं और डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं प्रॉक्सी के ज़रिए आर्मी चीफ़ को, जनाब आसिम मुनीर को, और उन्हें नहीं पता कि ये उनको दोबारा पावर में आने का मौका नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें इस तरह से तो कर रहे हैं। इशू ये है कि आप इस पर एक्शन क्या ले रहे हैं? पहले जो चीज़ें हुई हैं 9 मई से पहले, जो वो बयानात देते रहे हैं, जो सब कुछ उनके कैंपेन चलती रही है और हम खामोशी से बैठे रहे और हमने एक ऐसा हादसा देखा है जिसने पूरी दुनिया में हमें बदनाम करके रख दिया। तो क्या हम फिर एक और ऐसे हादसे का इंतज़ार करेंगे? हम फिर इंतज़ार करेंगे कि ठीक है ये कम्युनिकेशन होती रहे, लोगों तक मैसेज पहुंचता रहे? कोई भी शख्स बेवकूफ़ी कर सकता है, कोई भी जज्बाती इंसान, ये दुनिया भर में ऐसी हरकतें होती हैं ना, तो हम ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारों के पास कोई ऐसा कानूनी तरीका नहीं मौजूद कि वो इस मुजरमाना कैंपेन को रोक सकें? तो हैरत की बात है। अच्छा, वो जो लोग पकड़े भी गए हैं ना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है। उसमें जो मास्टरमाइंड्स हैं, जो सहूलतकार हैं, वो भी आराम से बाहर फिर रहे हैं, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो फिर एक खुदा न खास्ता हम फिर किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मतलब किस चीज़ का? उस पर अच्छा, अब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी तो धड़ाधड़ ना, पीटीआई ने ऑफिशियल से ट्वीट एक कर दिया है लंबा चौड़ा सा कि जी ये बड़ी ज़्यादती है, शहबाज शरीफ ने ज़्यादती की है, गलत बोला है, 9 मई के वाक़यात की डिटेल बताएं, किसको फ़ायदा पहुंचा है। और फिर उन्होंने कुछ और भी बातें की हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं। अच्छा जी, ज़्यादा चांसेस ये हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं तो आपसे पहले भी 1-2 दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि अभी कार्ड्स पर है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आइन में गुंजाइश मौजूद है तो हो जाएगा। मतलब इसमें आपको क्या इशू है? आप तो असम्बली में है ही नहीं, आप तो इस्तीफ़े देकर एक बड़ा ब्लंडर मार के बाहर आ गए, उसके बाद तरले मिनते करते रहे, हमें जाने दें। उन्होंने, भाई सियासत है ना, आपने लूज़ बॉल खेल दिया, वो आपको क्यों मौका दें? उस पर तो फिर हिट पड़ती है ना लंबी चौड़ी, तो वो आपको पड़ चुकी है, तो अब आप भुगते हैं उसको। और इमरान खान साहब ने खुद भी ऐसे ही ट्वीट कर दिया है और वो कह रहे हैं कि ये बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है? ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, इसका फ़ायदा किसको हुआ है? ओ हजूरे वाला, आपने जो बोंगी मारी है, आपने जो ब्लंडर मारा है, उसका फ़ायदा ज़ाहिर है आपकी अपोजिशन को और मौजूदा हुकूमत को होगा। बेवकूफ़ी का जब 2 मुकाबले में लोग हैं, 2 पार्टियां मुकाबले में हैं, तो एक पार्टी अगर बेवकूफ़ी करेगी, ब्लंडर मारेगी, लूज़ बॉल देगी, आपकी लैंग्वेज में, चूँकि आप क्रिकेट के मैदान से बाहर नहीं निकलते, तो हिट पड़ेगी। वो आपने कर लिया है।
तो अब हुकूमत अगर उस पर कोई जवाब दे रही है, आपकी बातों को पकड़ रही है और मौके पर आपका एक ऐसा पॉइंट पकड़ा गया है जो आपकी हिस्ट्री में शामिल है, आप लोग ये काम बार बार करते आ रहे हैं, हर वो काम रज़ी दादा साहब के बकौल कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं। तो ये रिपीटेडली बार बार ये साबित होता है। मतलब रज़ी दादा साहब ने तो पिछले 3 साल से वो ये शोर मचा रहे हैं और ये रिपीटेडली साबित हुआ है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता रहा है। तो अब इमरान खान साहब के ये जो चहीते हैं शाहीन सहबाई साहब और मोहित पीरज़ादा और वो मेजर आदिल राजा, ये जो कुछ कर रहे हैं इस सब का यही नतीजा निकलता है। तो हुकूमत वक्त से दरख्वास्त ये है कि हुजूर ये बयानात देने से, मज़म्मत करने से, इन चीज़ों से कुछ नहीं करना पड़ता, इनसे कुछ नहीं बनेगा। मज़म्मत से नहीं काम चलता, मुरम्मत से काम चलना पड़ेगा। मतलब मुरम्मत आई डोंट मीन कि आप पकड़ के किसी को फैंटी लगाना शुरू कर दें, कानूनी तरीका निकालें, नहीं है तो कानून बनाएं। पार्लियामान किस चीज़ के लिए है? ये पार्लियामेंट में आप लोगों को किस काम के लिए भेजा हुआ है? कानून साजी के लिए। जहां आपको समझ आता है कोई नई सिचुएशन बन गई है, पुराने रूल्स से, कवानीन से अगर चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है, नया बना लें। अदालतों का मसला है, अदालतों का भी मसला सुप्रीम कोर्ट का चाहे हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सेशन जज का हो, चाहे सिविल जज का हो, पार्लियामेंट ही वो वाहिद अदारा है, पार्लियामेंट ही वो वाहिद फोरम है जहाँ पर बैठकर आपने इन मसाइल का हल निकालना है। अवाम ने, लोगों ने अपने वोट देकर अपने मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में भेजना होता है, बस दैट्स इट। उनका काम वहाँ तक होता है। उसके बाद पार्लियामेंट का काम है कि उनकी उमंगों के मुताबिक, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक प्लानिंग करें। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, हर लम्हा जो है वो कीमती है। कोई भी ये इस किस्म की कैंपेन चलने के बाद कोई एक मोमेंट ऐसा आना है जब कोई ऐसा स्टेप उठाया जाएगा, तो उससे पहले कार्रवाई करनी होगी। ये अच्छा दोनों के लिए है, हुकूमत के लिए भी और आर्मी चीफ्स के लिए भी क्लियर मैसेज है कि अपने इदारे में चीज़ें मैनेज करना उनका काम है। वो फ़ौज के हवाले से हुकूमत बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। हुकूमत का तो एक ख़ास बाउंड्री लाइन है ना, उससे आगे हुकूमत ने नहीं जाना होता। तो वहाँ पर कैसे चीज़ें सेटल होनी है, कौन लोग हैं, मतलब अच्छा टाइम मिल गया, नवंबर से लेकर अब तक रीजनेबल सा टाइम गुजर गया। चीज़ें मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ों पे ग्रिप बन गई होगी। हम सुनते हैं कि शायद सितंबर में कोई तब्दीली आएंगी, क्या होगा, लेकिन बहरहाल वो काफ़ी सारी चीज़ें वो हो चुकी हैं। तो सर टेक डिसीजंस, बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आपकी फील्ड है, आपकी डोमेन है, आपने अपनी चीज़ें मैनेज करनी है। सिविलियन साइड से, लीगल साइड से जो भी काम करना है वो हुकूमत ने करना है। दोनों मिलकर वो काम करें जिसमें हम किसी बड़े हादसे से, किसी बड़े सानहे से बचे रहें। और हुकूमत का दूसरा काम आवाम की तरफ, मतलब यार लुट मची हुई है। ये जुलाई का महीना है, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, अब सूरत हाल ये है कि बिल आने हैं पीर वाले दिन, कल, मतलब अभी शुरू हो जाएगा, रात का वक्त है आज इतवार का, तो कल बिल आने हैं और मंगल आखिरी डेट होगी उसकी। लेकिन वो जो ऑनलाइन चेक कर लिए हैं, 200 300 यूनिट बिजली के बिल जो है वो एक्स्ट्रा डाल दिए हुए हैं, सिर्फ अपनी वो चोरियों के पैसे पूरे करने के लिए। यार ये अवाम पर बोझ क्यों डलता है हर चीज़ में? आप इसको मैनेज करें, ये चीज़ें ठीक करें। कुर्बानी अवाम ने नहीं देनी हर चीज़ में, मतलब उनसे तो ज़बरदस्ती आप जब मर्जी ज़िबा कर लें, छुरी फेर ही लेते हैं। कोई अपना सिस्टम भी ठीक कर लें, बजाय रिलीफ देने के उल्टा हर चीज़ में बर्डन अवाम पर ही डाला जा रहा है। तो खुदा का खौफ खाएं। तो वो जो बिजली और वापडा के जो वज़ीर है खुर्रम दस्तगीर साहब, वो उन्होंने करना है, या डिस्कोज जो हैं उन्होंने करना है। मैं लाहौर में रहता हूँ तो ज़ाहिर है लेस्को की ज़िम्मेदारी होगी, लेस्को ने करना है। जहाँ जहाँ भी है चीज़ों को सेट करें, और ओवरऑल ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म की है, हुकूमत की है। तो इन चीज़ों को देखें ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। शुक्रिया।